रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो आप देखते हो कि वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई लाइट रे इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहां पे अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने जो एंगल बना रखा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप ये देखते हो कि अगर ये लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे एयर से वाटर में जा रही है, तो ये जो लाइट रे है ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बैंड हो जाएगी और किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ के यहां पे जाएगी। तो यहां पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। रिफ्लेक्शन में तो आपने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि उसमें मीडियम चेंज नहीं होता है। लाइट रे सपोज करो एयर से आती है, टकराती है और एयर के अंदर वापस चली जाती है, और अगर पानी भरा हुआ है मान लो यहाँ पे, तो पानी के अंदर से आएगी, मिरर पे टकराएगी और वापस से पानी के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा? लाइट रे का मीडियम चेंज हो रहा होगा। अच्छा, ये जो सरफेस होती है जिसके ऊपर अलग मीडियम होता है और नीचे अलग मीडियम होता है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेस बोलेंगे। इंटरफेस एक तरह से वो सरफेस होती है जिसके ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, यानी कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला जो प्लेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लाइट के लिए कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसका पता लगाने के लिए हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये क्या चीज होती है? तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज करो आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमको पता ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो अपने पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू C/V। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। कई बार दो अलग अलग मीडियम को आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा ज्यादा डेंसर है कौन सा कम डेंसर है, तो उसके लिए हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी मीडियम का, अगर आपने इस फॉर्मूले से मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम की कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो मीडियम ज्यादा डेंसर है। कौन सा मीडियम? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे आपने 2-3 अलग अलग मीडियम लिए और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा सॉल्व करने पे, वो मीडियम ज्यादा डेंसर माना जाएगा किसी दूसरे की कंपैरिजन में। जैसे अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो लगभग वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसी के बराबर होती है। तो ये जो C है और ये जो V है ये ऑलमोस्ट बराबर होंगे, इसलिए रेशियो क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू होगा उसके लिए 1 के बराबर। लेकिन अगर मैं वाटर के लिए कैलकुलेट करूं तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉल्व करने पे वो आएगा 1.33 या फिर 4/3 भी आप इसको बोल सकते हो। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.5। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें तो ये आता है 2.4। और अगर कोई भी कलर्ड मीडियम हो, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनमें कलर होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी ज्यादा होता है। तो डायमंड से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी कलर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कलर्ड मीडियम अगर कोई भी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 उससे भी ज्यादा होगा। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे मैंने जो भी डेटा लिखा है
यहाँ पे जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब इधर से इधर जाने पे मीडियम ज्यादा ज्यादा और ज्यादा डेंसर होता जा रहा है लाइट के लिए। अगर आपको पूछे एयर और वाटर में से ज्यादा डेंसर कौन है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो ये ज्यादा डेंसर है, ये कम डेंसर है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि ये डेंसर है और ये इसकी कंपैरिजन में रेयर है। लेकिन अगर वाटर और ग्लास को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का कम है। इसका मतलब इन दोनों पेयर के अंदर, मतलब इस पेयर के अंदर ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम माना जाएगा और वाटर रेयर मीडियम माना जाएगा। कंपैरेटिवली हम देखेंगे। ठीक है, ग्लास और डायमंड को कंपेयर करोगे तो डायमंड डेंसर मीडियम है और ग्लास इसकी कंपैरिजन में रेयर मीडियम है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है भी डेंसर है कौन सा रेयर है। ये कैसे पता चलेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के पता चलेगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा डेंसर मीडियम माना जाएगा लाइट के लिए, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम डेंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, पहली बात तो ये। फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करना हो कि इसकी कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जैसे अगर आप नॉर्मली किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो ये तो वैक्यूम के कंपैरिजन में होता है, क्योंकि आप क्या लिखते हो फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन जब आप एक मीडियम को किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करोगे तो उसके लिए फिर हम उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम का हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है फॉर्मूला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मुझे ये ऊपर वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और नीचे वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू 2। तो अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा म्यू 2 1, या फिर म्यू 2 आगे लगा देंगे 1 पीछे लगा देंगे। इन दोनों का एक ही मतलब है, इसका मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो जो पहले लिखा है ना यहाँ पे, जैसे 2 लिखा है पहले, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता कर रहे हैं, और जो बाद में लिखा है उसके रेस्पेक्ट में हम पता कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखो, और जिसके रेस्पेक्ट में पता करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखो। जैसे अगर म्यू 21 कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और अगर म्यू 12 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यू 12 का मतलब क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाएगा और जिसके रेस्पेक्ट में पता कर रहे हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये चीजें समझ में आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको किसी भी मीडियम की डेंसिटी का पता चलेगा कि वो लाइट के लिए कितना डेंसर मीडियम है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंसर माना जाता है किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए किधर बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर उल्टा हो, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो रूल याद रखना है वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। क्या है रूल, अगर कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अगर कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, दूर हटेगी, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी और भी ज्यादा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक रूल है, एक लॉ है जिसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं जब भी हम लाइट के रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या नाम है इसका, स्नेल्स लॉ। क्या चीज है भाई ये, देखो स्नेल्स लॉ आपको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने जो भी एंगल बना रखा है आई या आर, उनके बीच में रिलेशन बताएगा। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसका साइन फंक्शन ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में बराबर होगा। जैसे यहां पे हम लिखेंगे म्यू 1 और इस मीडियम में लाइट रे ने कौन सा एंगल बनाया है आई, तो लिखेंगे म्यू 1 इनटू साइन फंक्शन ऑफ आई। दूसरे वाले मीडियम के लिए भी सेम वैल्यू आएगी, तो आप इनको इक्वल भी पुट कर सकते हो, यानी कि ये बराबर होगा। दूसरे वाले मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 2, और इस मीडियम में लाइट रे ने कौन सा एंगल बना रखा है आर, तो लिखेंगे म्यू 2 इंटू
साइन आर। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा है उसका साइन फंक्शन ले लो, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि म्यू और साइन थीटा, मतलब थीटा जो भी एंगल होगा ना, जैसे आई आर जो भी नाम दे रखा आपने, उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे यहां पे आप लिखोगे तो ऊपर वाला मीडियम है म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आपको लिखना है म्यू1 इनटू साइन आई, और नीचे वाले मीडियम के लिए क्या लिखोगे म्यू2 इनटू साइन आर, ऐसे लिखेंगे। तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अच्छा, इसको ऐसे रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसको मैं नाम अलग दे दूं, इसको म्यू2 बोल दूं, इसको म्यू1 बोल दूं, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर इसको म्यू2 नाम दे दिया, इसको म्यू1 नाम दे दिया, तो ये बन जाएगा म्यू2 साइन आई इक्वल टू म्यू1 साइन आर। तो इसको ऐसे रटना मत, ये याद रखना कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और उस मीडियम में लाइट रे ने जो भी एंगल बना रखा है उसका साइन फंक्शन लेना है, उनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आएगा दोनों साइड में। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, आई आर थीटा1 थीटा2 म्यू1 म्यू2 म्यू3, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज समझ में आ गई क्या? तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, और एक चीज और याद रखो कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब जैसे पानी है और वाटर का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आया 1.33, लेकिन अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, 1.33 से कम आएगा। तो याद रखो कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी है। इसमें मैंने अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया है और साथ में कंपैरिजन भी हो गया, तो इसको हम याद रखेंगे, ये काफी जगह हमारे काम आएगा। तो ये अलग अलग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों, नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। नोट्स के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं। जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी जिससे आप पूरे सब्जेक्ट को, पूरी फिजिक्स को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और बच्चों, नोट्स आपको केवल फिजिक्स के ही नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप को आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम याद रखना है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। यह जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन 3 मीडिया A, B and C are 15 degree, 25 degree and 35 degree respectively. In which medium would the velocity of light be minimum? तीन अलग अलग मीडियम की ये बात कर रहा है। तीनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेम रखा गया है। तीन अलग अलग मीडियम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर एयर कंसिडर करेंगे और नीचे है मीडियम 1, कोई भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पे एयर और नीचे मीडियम 2 आ गया, ये अलग, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है। ये एयर और ये क्या आ गया, मीडियम 3 आ गया। ठीक है, इन तीनों मीडियम के ऊपर आपने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया और एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों मीडियम के लिए सेम रखा। मतलब तीनों मीडियम के अंदर सेम एंगल के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट किया जा रहा है। सेम एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू तीनों मीडियम के लिए क्या है, सेम रखी गई है। ठीक है, इस तरीके से इसने एक क्वेश्चन बनाया है। अब ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तीनों मीडियम के लिए अलग अलग है। पहले मीडियम के लिए कितना है, ये एंगल है 15 डिग्री के बराबर। सेकंड मीडियम के लिए ये है 25 डिग्री के बराबर और थर्ड मीडियम के लिए है ये 35 डिग्री के बराबर। तो ये पूछ रहा है आपको कि कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी, फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम में या थर्ड मीडियम में, कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी, कम से कम होगी। ठीक है, मैथमेटिकली भी सॉल्व करके बता सकते हो और लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेशन के। कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा, क्योंकि उसी में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी।
तो लाइट की स्पीड मिनिमम कौन से वाले मीडियम में होगी, जो सबसे ज्यादा डेंसर होगा। तो इन तीनों मीडियम में से सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। क्यों? बिल्कुल सही है, फर्स्ट मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर है। वो इसलिए सबसे ज्यादा डेंसर है क्योंकि इसने सबसे ज्यादा लाइट रे को बैंड किया है। इनिशियल डायरेक्शन से सबसे ज्यादा बैंड कौन सी वाली लाइट रे हुई है, फर्स्ट वाली, ये वाली, ये सबसे ज्यादा बैंड हो गई है ना, ये कम बैंड हुई है और ये सबसे कम बैंड हुई है। अपनी इनिशियल डायरेक्शन से लाइट रे बैंड किस वजह से हो रही है, इस सेकंड मीडियम की वजह से। ये जो मतलब दूसरा मीडियम है ना नीचे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट रे बैंड हो रही है। तो जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा वो लाइट रे को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है ये क्या है, सबसे ज्यादा डेंसर। और अगर ये सबसे ज्यादा डेंसर है तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि डेंसर मीडियम का मतलब ही क्या है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम से कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है। और रेयर मीडियम का मतलब क्या है कि उसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी इन दो के कंपैरिजन में। मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आप स्नेल्स लॉ लगा दो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, ये एयर है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, याद रखेंगे। ये कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। ये एयर है और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया। तो इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो I एंगल है ये तीनों केस में सेम है, तो साइन I की वैल्यू क्या है, तीनों केस में सेम हो गई। μ1 भी तीनों केस में सेम है क्योंकि ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर μ1 यहाँ पे कांस्टेंट है तीनों के लिए और साइन I की वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि μ2 साइन R की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि μ2 साइन R किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लिख देते हैं μ2 साइन R इज कांस्टेंट। तो μ2 इक्वल टू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन R आएगा। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन R की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R की वैल्यू अगर कम होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर कम होगा तो फिर साइन R की वैल्यू भी कम आएगी, और अगर साइन R की वैल्यू कम आएगी तो μ2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब वो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा जिसके लिए साइन R की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि R की वैल्यू मिनिमम है। तो R किसके लिए मिनिमम है, फर्स्ट केस में इस वाले मीडियम के लिए मिनिमम है। तो ये वाला जो मीडियम होगा, फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो मीडियम है ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर होगा, क्योंकि इसके लिए R की वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो ये वैल्यू कम आने से म्यू इसके लिए ज्यादा आएगा, और म्यू अगर ज्यादा है तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से आप लिख सकते हो v इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या आएगी, मिनिमम आएगी, सिंपल सी बात है। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी, कम से कम होगी। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है एकदम।